उस अंधेरे क्षण में जब विश्वास और विश्वासघात आमने सामने खड़े थे, मुगु ने ठंडी हंसी के साथ कहा, याओ चेन, तुम्हें फ्लेम मंत्रा को अपने साथ रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम इसे रखना नहीं चाहते तो क्यों ना इसे मुझे सौंप दो। इतना सुनते ही हान फेंग अचानक गरजा और उसने अपने मास्टर के पीठ में खंजर घोंप दी। तनाव और धोखे की गंध चारों ओर फैल चुकी थी। मुगु ने तीखी आवाज में पुकारा, मिस्टर याओ। और तभी हान फेंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। वह बोला, याओ चेन, कैसा लगता है जब वही शिष्य तुम्हें धोखा दे दे जिस पर तुमने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दी हो। याओ चेन की आंखों में पीड़ा थी और स्वर कांप रहा था। क्यों किया तुमने ये, क्यों? लेकिन शिष्य यानी हान फेंग ने हंसते हुए बोला, गुरुजी, आपने मुझे फ्लेम मंत्रा क्यों नहीं दिया? उस क्षण याओ चेन का दिल टूट चुका था। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह माना और तुमने सिर्फ एक मंत्र के लिए मुझे धोखा दे दिया। लेकिन हान फेंग की आंखों में सिर्फ शक्ति का नशा था। वह निर्दयी हंसी हंसते हुए बोला, धोखा नहीं, अगर इससे मैं और ताकतवर बन सकता हूँ तो ये सब करना बिल्कुल सही है। और इसी तरह विश्वास का खून हो गया और एक शिष्य अपने ही गुरु का सबसे बड़ा हत्यारा बन बैठा। कभी शियाओ कबीले का सबसे नन्हा दाऊजी यानी युवा प्रतिभाशाली शियाओ यान, पूरा परिवार जिसके नाम से अपनी विरासत के पुनर्जन्म की उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन न जाने किस अज्ञात कारण से उसकी दाऊजी कुई शक्ति एकत्रित होना बंद हो गई। सिर्फ 3 सालों में वह महानता के शिखर से गिरकर तीसरे स्तर के दाऊजी कुई तक सीमित रह गया। शियाओ कबीला इस कड़वे सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दाऊ कुई महाद्वीप में सबसे अहम पहचान केवल ताकत होती है। और वही शियाओ यान जो कभी प्रतिभा कहलाता था, आज सबकी नजरों में सिर्फ एक बेकार इंसान बन चुका था। एक सभा में शियाओ कबीले के लोग इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग ने कठोर स्वर में कहा, शियाओ जान, हकीकत को स्वीकार करो। 3 साल हो गए, तुम्हारे बेटे ने अपनी दाऊजी कुई कभी वापस नहीं पाई। हम अब उस पर अपने परिवार के साधन बर्बाद नहीं कर सकते। एक और ठंडी आवाज गूंजी, अब इस कचरे की एक ही उपयोगिता बची है, उसकी नालान युवती से सगाई। अगर वह रिश्ता न होता तो हम उसे बहुत पहले परिवार से निकाल बाहर कर चुके होते। और अंत में कड़े लहजे में फैसला सुनाया गया, शियाओ झान, अगर तुम्हारा बेटा 1 साल के भीतर भी सुधर नहीं पाया तो वह कबीले से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जिंदगी भर सिर्फ बाजार का एक मामूली पहरेदार बनकर रह जाएगा। इस प्रकार उस दिन शियाओ यान की किस्मत पर मानो अंतिम मुहर लग गई थी, या शायद यही उसके असली सफर की शुरुआत थी। सभा में जब एक बुजुर्ग ने शियाओ यान को निकम्मा कहा तो शियाओ झान का क्रोध फूट पड़ा। वह गरज कर बोला, बस बहुत हुआ, तुम यान बेकार नहीं है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह इतना बुद्धिमान है कि 11 साल की उम्र में ही दाऊजे बन गया था। लेकिन तुरंत ही दूसरा एल्डर व्यंग्य से बोला, पर ये बेकार लड़का पिछले 3 साल से जरा भी आगे नहीं बढ़ा। अगर तुम ऐसे ही उसकी ढाल बनते रहोगे तो तुम्हारे मुखिया पद को भी छीन लिया जाएगा। उधर शियाओ यान अपने कमरे में साधना कर रहा था। पसीने से भीगा हुआ हताश स्वर में बुदबुदाया, धत्तेरे की, मैं तो पहले से कहीं तेजी से दाऊकुई सीख रहा हूँ, फिर भी उसे अपने भीतर संकुचित क्यों नहीं कर पा रहा। इसी बीच नौकर ने आकर सूचना दी, तीसरे युवा स्वामी मिस्टी क्लाउड सेक्टर से विशेष अतिथि आए हैं, मुखिया ने आपको बुलाया है। शियाओ यान ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सभा कक्ष में कई नजरें उस पर टिक गईं। किसी ने धीरे से कहा, अरे वो लड़की सामने बैठी कौन है, क्या यही विशेष अतिथि है? दूसरे ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे क्या पता, पर यहाँ शियाओ यान क्यों आया है? वह तो सिर्फ तीसरे स्तर का दाऊजी कुई है, लगभग बेकार इंसान। शियाओ जान ने बेटे को देखा और पुकारा, यान आओ बैठ जाओ। जी पिताजी, शियाओ यान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। लेकिन तभी एक एल्डर मुस्कुराया और ताना मारते हुए बोला, ओह क्षमा कीजिए, मैं तीसरे युवा स्वामी को भूल ही गया था। मैं तुरंत अपने आदमी से कहकर एक सीट तैयार करवाता हूँ। शियाओ यान का दिल डूब गया। वह मन ही मन सोचने लगा, लगता है मैं इस परिवार में अपनी जगह धीरे धीरे खो रहा हूँ। तभी कोमल स्वर में शियाओ शुनेर बोली, यान क्यों ना तुम यहाँ बैठ जाओ। शियाओ यान मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे इस अपमान से बचा लिया। फिर धीमे स्वर में पूछा, लेकिन वो युवती कौन है? शुनेर ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं पहचानते? वो है नालान यानरन। शियाओ यान चौंक गया। नालान यानरन यानी वृद्ध मास्टर नालान की पोती? नालान यानरन ने विनम्रता से कहा, शियाओ अंकल, बहुत साल हो गए, पहचान न पाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। शियाओ जान मुस्कुराकर बोला, अरे मिस नालान, आप ही क्षमा करें, हमें भी बहुत पहले आकर आपसे भेंट करनी चाहिए थी। भीड़ में हलचल फैल गई। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, सुना था कि मिस यानरन को मिस यूनियुन ने अपना शिष्य बना लिया है। ऐसा लगता है कि अफवाह सच थी। कमाल है, वह सचमुच असाधारण प्रतिभा रखती है। तभी गेये ने आगे बढ़कर कहा, मुखिया शियाओ, हम आज यहाँ एक विशेष कारण से आए हैं।
ये मामला युवा महिला यानी मिस नालान से जुड़ा है। शियाओ झान ने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर गे, ये कृपया बताइए हम आपकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं। और यहीं शियाओ यान की जिंदगी में आने वाला सबसे बड़ा तूफान धीरे धीरे दस्तक देने लगा। सभा का वातावरण और भी भारी हो गया। मिस्टी क्लाउड सेक्ट के दूत ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे संप्रदाय के नियम बेहद सख्त हैं। नेता की नजरें युवती नालान यानरन पर हैं। वह चाहती हैं कि नालान आगे चलकर संप्रदाय की अगली नेता बने। इसीलिए हम चाहते हैं कि वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करे। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया इस सगाई को यहीं समाप्त कर दीजिए। जैसे ही ये शब्द हवा में तैरकर सबके कानों तक पहुंचे, सभागृह में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे तो यही कारण है कि वे यहाँ आए हैं। सही है, ये सब शियाओ यान की वजह से हो रहा है। वह तो कब का बेकार हो चुका है। कबीले की इज्जत मिट्टी में मिल गई, सब उसी की गलती है। लेकिन तभी एक एल्डर ने चेताया, तुम सब जानते हो दाऊ कोई महाद्वीप में क्या होता है जब कोई युवती जबरदस्ती अपनी सगाई तोड़ देती है। यह सीधे सीधे अपमान कहलाता है। मिस्टी क्लाउड सेक्ट का दूत झुककर बोला, मुखिया शियाओ, हम जानते हैं कि यह मांग आपके लिए कठिन है, पर कृपया हमारे संप्रदाय की नेता की मदद कीजिए। शियाओ झान गुस्से से खड़ा हुआ ही था कि बुजुर्गों की आवाज गूंज उठी, शियाओ झान, बस करो, मत भूलो तुम शियाओ कबीले के मुखिया हो। सबकी नजरों के सामने नालान यानरन धीरे से खड़ी हुई। उसकी आवाज दृढ़ थी। जहाँ तक मेरे दादा की बात है, उन्होंने इस सगाई को तोड़ने की सहमति नहीं दी, लेकिन यह मेरा भविष्य है और इस भविष्य का फैसला करने का अधिकार मेरा है। सभा में सन्नाटा छा गया। शियाओ जान ने भारी मन से कहा, मिस नालान, आप सचमुच अडिग हैं। मुझे नालान सु पर ईर्ष्या होती है कि उसकी ऐसी बेटी है, लेकिन मुझे अंकल मत कहिए, मुझे सिर्फ मुखिया शियाओ कहकर पुकारिए, क्योंकि मैं इस रिश्तेदारी के योग्य नहीं हूँ। आप भविष्य की मिस्टी क्लाउड सेक्ट की नेता हैं और आगे चलकर पूरे दाऊ कुई महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण शख्सियत। मेरा बेटा शियाओ यान तो सिर्फ एक साधारण इंसान है, वह आपके योग्य नहीं है। नालान यानरन ने हल्की मुस्कान दी। आपका बहुत धन्यवाद मुखिया शियाओ, आपने स्थिति को समझा। फिर गेये ने एक छोटा सा डिब्बा आगे बढ़ाया और बोला, हमारे नेता को यह मालूम है कि यह मांग सीमा से बाहर थी, इसलिए उन्होंने क्षमा याचना स्वरूप यह उपहार भेजा है। सभा में सभी की सांसें थम गईं, क्योंकि डिब्बे में रखा था कोई गैदरिंग पील। दूत ने गर्व से कहा, हाँ, इसके सहारे कोई भी शिष्य जो 9वें स्तर के दाऊजी कुई पर पहुंचा हो, बिना असफल हुए एक सच्चा दाऊजे बन सकता है। और यह कोई साधारण औषधि नहीं है, इसे हमारे माननीय अल्केमिस्ट गु हे ने स्वयं तैयार किया है। पूरा सभागृह विस्मय और अविश्वास से भर उठा और शियाओ यान बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसकी किस्मत उसके सामने ही लिखी जा रही हो। सभा में कानाफूसी तेज हो चुकी थी। किसी ने आश्चर्य से कहा, यह गोली क्या वाकई गुहे यानी पिलकिंग ने बनाई है? एक ठंडी मुस्कान के साथ सियाओ यान ने गेये से कहा, मिस्टर गे, आप यह गोली रख लें। पर एक बुजुर्ग ने कठोर स्वर में टोका, शियाओ यान, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं, चुप रहो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। दूसरे ने फिर ऑफर बढ़ाया, अगर यह सामान्य नहीं है तो हम 3 और गोली देने के लिए कह देंगे। अगर आप सगाई रद्द करते हैं, हम शियाओ यान को अपने संप्रदाय में शामिल कर लेंगे और उन्नत दाऊ कुई विधि सिखाएंगे। भीड़ में किसी ने कद्र स्पर्श से कहा, क्या यह पर्याप्त नहीं है? कितनी उदार है वह। शियाओ यान खामोशी से खड़ा रहा। कुछ लोगों की आंखों में तंज था, यह बेकार है, उसे ही इसका हक है। पर अचानक से एक कड़क आवाज ने माहौल काट दिया, यान, तुम्हारा व्यवहार असभ्य है। यह लियू लिंग की आवाज थी। और फिर नालान यानरन ने ठंडी आवाज से कहा, चाहे तुम चाहो या न चाहो, मैं सुझाव देती हूँ कि तुम हमारी सगाई को रद्द कर दो। वह आगे बढ़ी और स्पष्ट स्वर में बोली, ध्यान रहे, मैं आज केवल अपने गुरु मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता की अनुमति से यहाँ आई हूँ। तुम इसे धमकी समझ सको तो समझो, पर तुम भली भांति जानते हो हमारी ताकत और हमारी स्थिति। हम दोनों का भविष्य अब यहाँ खत्म होता है। शियाओ जान ने दुख के साथ कहा, मिस नालान, मैं बेइज्जती सह सकता हूँ, पर मेरा नाम और कबीले की इज्जत का क्या होगा? अगर हम मान लेते हैं तो मैं कैसे मुखिया बने रहूंगा? मैं कैसे वुतान सिटी में अपनी पकड़ बनाए रखूंगा? शियाओ यान ने तिरस्कार भरा स्वर निकाला, मैंने अशिष्टता की, अब मैं सगाई की बात नहीं करूंगा, पर एक शर्त है, हम इसे 3 साल के लिए टालते हैं। 3 साल बाद मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में तुम्हारे साथ मुकाबला होगा। अगर तुम हार गई तो सार्वजनिक रूप से सगाई में रद्द कर दूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारे सामने सारा मान छोड़ दूंगा। भीड़ में शोर मचा, पर वह कैसे मुकाबला करेगा? किसी ने पूछा, क्या यह मजाक है? तुम उसे अपमानित कर रहे हो? किसी ने उत्तर दिया। शियाओ यान छाती चौड़ी करके बोला, मेरी उम्र अभी कम है, मेरे पास समय है। हाँ, अभी मैं बेकार हूँ, पर यह क्यों समझते हो कि मैं भविष्य में नहीं बदल पाऊंगा? तभी एक शांत परतदार आवाज आई, बेटी, एक सलाह, बदलाव के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं। गरीबों और कमजोरों को नीचा मत समझो।
भीड़ ने तालियां बजाईं। सहानुभूति का एक क्षण था और फिर नालान यानरन ने शेष कहा, ठीक है, 3 साल के बाद मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में मिलते हैं। अगर तुम जीत गए मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में रहूंगी। अगर 3 साल बाद तुम वैसा ही बेकार रहे तो हम सगाई रद्द करेंगे और तुम बेधड़क समझौता सौंपना। पर शियाओ यान ने तुरंत कहा, मुझे 3 साल का इंतजार नहीं करना, मेरे अंदर उत्साह नहीं है, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं चाहता। और तुरंत एक कागज निकला, एक त्याग पत्र। शाब्दिक शब्दों में लिखा गया, अब से तुम नालान यानरन शियाओ कबीले से कोई संबंध नहीं रखती। भीड़ उबल पड़ी। नालान यानरन चौंकी, तुम कैसे मुझे त्याग सकते हो? शियाओ यान ने दृढ़ता से कहा, 3 साल बाद मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। उसकी आवाज में विश्वास था। सभा खत्म हुई। लोगों ने कहा, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, अब निकल जाओ। नालान यानरन ने ठंडी दृष्टि डालते हुए कहा, आज जो किया अगर भविष्य में पछतावे का कारण बने तो मत कहना कि हमने नहीं कहा। भीड़ धीरे धीरे बिछड़ने लगी। तुम नहीं समझते कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का हाथ नालान के सर पर है। इस महाद्वीप में और भी शक्तियां हैं। शियाओ यान और उसके पिता घर लौटे। घर की दहलीज पर पिता ने बेटे को थाम कर कहा, बेटे, शक्ति के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। शियाओ जान ने अपने बेटे को समझाया, तुम मर्द हो, लड़कियों की तरह मत पछताओ। तुम्हें खोना उसका अपना नुकसान है, हमारा नहीं। फिर पिता ने एक छोटी दवा निकाली। मैंने माइटर ऑक्शन हाउस से यह गोली ली है, शायद यह तुम्हारी मदद कर दे। और ध्यान से उसे हाथ में थमाया, इसे रखो, रो मत, थोड़ा आराम करो। रात की खामोशी में शियाओ यान अकेले साधना कर रहा था। वह सोच रहा था, मैं इस ठहराव को कैसे तोड़ूं? तभी एक रेंगती हुई फुसफुसाती आवाज अंदर से आई, नन्हे बच्चे, लगता है तुम्हें मदद चाहिए। शियाओ यान चौंका, कौन है? बाहर आओ। और फिर धीमे स्वर में आया, नाम की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इतने सालों के बाद मुझे खुशकिस्मती मिली, मुझे कुछ आत्मिक शक्ति चाहिए। शियाओ यान ने हिम्मत कर कहा, कौन हो तुम? दिखाओ। एक चमक सी हुई और आवाज बोली, रुको और मुझे ढूंढना बंद करो, मैं तुम्हारी उंगली पर ही हूं। शियाओ यान ने देखा, अपने हाथ की उंगली पर एक काली अंगूठी सिमटकर चमक रही थी। वह अचरज में बोला, तुम वही हो? काली परछाई ने शांतिपूर्वक कहा, हाँ, तुमने मुझे पिछले 3 सालों में जो चढ़ावे दी उसके लिए धन्यवाद, वरना मैं अब भी सो रहा होता। तो तुम ही वो कारण थे जिसकी वजह से मेरा दाव की शक्ति गायब होता रहा, क्योंकि तुमने उसे मेरी अंगूठी में छुपा रखा था। शियाओ यान गुस्से से बोला, तुम मेरी अंगूठी के मालिक हो? क्या मैंने यह अंगूठी तुमको दी थी? सफेद परछाई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अंगूठी का असली मालिक मैं हूँ, पर मेरी इस अंगूठी ने किसी और को चुन लिया, शायद यही नसीब था। शियाओ यान ने बुझे हुआ स्वर में कहा, तुम्हें अब मुझे जाने देना चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और इतना कहकर वो अंगूठी को फेंक देता है। पर सफेद आहट ने कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनने में मदद करूंगा। क्या तुम 3 साल बाद नालन यानरान से बदला लेना नहीं चाहते? मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली अल्केमिस्ट बनाऊंगा। इसके लिए तुम्हें मुझे अपना मास्टर कहना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है शियाओ यान के संघर्षों के सफर की, और यही शियाओ यान का असली सफर कठिन, अंधकारमय और रहस्यों से भरा धीरे धीरे उभर कर सामने आएगा। गाइज, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं BTTH नावेल के अगले भाग में।